मैले कुचैले कपड़े देखकर शोरूम के मैनेजर ने उस बूढ़ी माँ को धक्के मारकर बाहर निकाला। लेकिन 10 मिनट बाद जो हुआ उसे देखकर सबके होश उड़ गए। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित राहत घराना ज्वेलर्स अपनी चमक दमक और रईस ग्राहकों के लिए जाना जाता था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच एक 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला जिनका नाम सुमित्रा देवी था, दुकान के कांच के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर अपनी साड़ी के पल्लू से सिर ढकने की कोशिश कर रही थी। उनके कपड़े बारिश के पानी और सड़क की कीचड़ से सने हुए थे। पैरों में हवाई चप्पल थी जिसका अंगूठा शायद घिसकर टूटने ही वाला था। हाथों में एक पुराना भींगा हुआ कपड़े का थैला था जिसे उन्होंने अपने सीने से ऐसे भींच रखा था जैसे उसमें दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो। सुमित्रा देवी ने एक गहरी सांस ली, अपने कांपते हाथों से भींगे हुए बालों को ठीक किया और अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही वह स्वचालित दरवाजा के पास पहुंची, दरवाजा खुला और एसी का ठंडा हवा उनके भीगे शरीर को छू लिया। उन्हें एक जोर सी रहन महसूस हुई। अंदर का नजारा किसी इंद्रलोक से कम नहीं था। चारों तरफ जगमगाती रोशनी, मखमल की कुर्सियां और कांच के शोकेस से सजे करोड़ों के आभूषण। वहां मौजूद लोग महंगे सूट और रेशमी साड़ियों में थे जिनकी खुशबू पूरे शोरूम में महक रही थी। सुमित्रा देवी ने संकोच करते हुए एक शोकेस की तरफ कदम बढ़ाया। फर्श संगमरमर का था और उनके गीले पैरों के निशान उस चमचमाते फर्श पर साफ दिखाई देने लगे। वहां खड़ी एक सेल्स गर्ल जिसने भारी मेकअप कर रखा था, उसकी नज़र जैसे ही सुमित्रा देवी पर पड़ी, उसने नाक सिकोड़ ली। वह अपने पास खड़े दूसरे कर्मचारी से फुसफुसाते हुए बोली, अरे ये भिखारी यहाँ अंदर कैसे आ गई? वॉचमैन ने रोका नहीं क्या? पूरा फर्ज गंदा कर दिया। सुमित्रा देवी ने उसकी बात सुन ली, लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया। उनके लिए यह अपमान नया नहीं था, लेकिन आज का दिन उनके लिए बहुत खास था। वह धीरे से शोकेस के पास पहुंची और वहां रखे एक भारी सोने के हार को निहारने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे कोई पुरानी याद ताजा हो गई हो। उन्होंने पास खड़ी सेल्स गर्ल की तरफ देखा और बहुत ही विनम्र आवाज में कहा, बिटिया, क्या तुम मुझे वह बीच वाला हार दिखाओगी? मुझे अपनी पोती की शादी के लिए देखना है। सेल्सगर्ल ने उन्हें ऊपर से नीचे तक घृणा से देखा। उसकी नज़रों में इतना अपमान था कि कोई भी साधारण इंसान वहां से भाग खड़ा होता। उसने रूखेपन से जवाब दिया, माँ जी, यह कोई राशन की दुकान नहीं है जहां आप मोल भाव करने आ गई हैं। यह असली सोने और हीरो का शोरूम है। यहाँ की एक अंगूठी भी आपकी पूरी जिंदगी की कमाई से महंगी होगी। आप बाहर जाइए, यहाँ भीड़ मत लगाइए। सुमित्रा देवी के चेहरे पर दुख की लकीरें उभर आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी पुरानी थैली को और कसकर पकड़ा और बोली, बिटिया, तुम मुझे बस एक बार वो हार दिखा दो। मुझे दाम से मतलब नहीं है, मुझे बस वो पसंद है। मेरी पोती को बिल्कुल ऐसा ही डिजाइन चाहिए था। तभी वहाँ शोरूम का मैनेजर, जिसका नाम विक्रम था, आधम का विक्रम, एक घमंडी और बदमिजाज आदमी था जिसे अपनी कुर्सी और रुतबे का बहुत नशा था। उसने फर्श पर कीचड़ के निशान देखे और उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तेज कदमों से सुमित्रा देवी के पास आया और जोर से चिल्लाया, यह क्या तमाशा लगा रहा है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ मर गई? उसकी तेज आवाज़ सुनकर शोरूम में सन्नाटा छा गया। सारे रईस ग्राहक अपनी बातें छोड़कर इस तमाशे को देखने लगे। कुछ लोग दबी जुबान में हंस रहे थे तो कुछ ऐसे देख रहे थे जैसे सुमित्रा देवी कोई गंदगी हो। विक्रम ने सुमित्रा देवी के पास जाकर उंगली दिखाते हुए कहा, बुढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं देता यहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं? तुम्हारे जैसे भिखारियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अभी के अभी बाहर निकलो वरना धक्के मार कर निकलवा दूंगा। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैं कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं ग्राहक हूँ। मेरे पति ने मरते वक्त मुझसे वादा किया लिया था कि हमारी पोती की शादी में खानदानी डिजाइन का हार देंगे। मैं बस वही वादा पूरा करने आई हूँ। मेरे पास पैसे हैं। यह सुनकर विक्रम और वहां खड़े कुछ ग्राहक जोर जोर से हंसने लगे। एक महिला ग्राहक ने ताना मारते हुए कहा, अरे देखो तो, फटी साड़ी पहनने वाले अब हीरो के हार खरीदेंगे। लगता है बुढ़ापे में दिमाग सठिया गया है। विक्रम ने हंसते हुए कहा, पैसे हैं? कितने पैसे हैं? तुम्हारी इस फटी हुई थैली में चिल्लर होंगे 100-200 रुपए। अरे उस हार की कीमत 15 लाख रुपए है। 15 लाख? तुमने कभी एक साथ इतने शून्य देखे भी हैं? अपना समय और हमारा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से। दोस्तों, कहानी में आगे जो मोड़ आने वाला है वह आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी माँ और बुजुर्गों का सम्मान करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम ऐसी ही कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। सुमित्रा देवी ने अपने थैले में हाथ डाला। उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने एक पासबुक और कुछ कागजात निकालने की कोशिश की ताकि वह साबित कर सके कि वह भुगतान कर सकती है। लेकिन विक्रम ने आव देखा न ताव, उसने सुमित्रा देवी के हाथ पर जोर से झटका मारा। थैला उनके हाथ से छूटकर गिर गया और उसमें रखा एक छोटा सा टिफिन और पानी की बोतल फर्श पर लुढ़क गए। विक्रम ने अब चिल्लाते हुए सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, इस पागल औरत को बाहर फेंको, इसने शोरूम का माहौल खराब कर दिया है। 2 गार्ड्स अंदर आए और उन्होंने सुमित्रा देवी का हाथ पकड़ लिया। सुमित्रा देवी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं इज्जतदार घर की हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन इंसानियत जैसे उस कमरे से गायब हो चुकी थी। गार्ड्स ने उन्हें घसीटते हुए दरवाजे की तरफ धकेला। सुमित्रा देवी लड़खड़ाई और दरवाजे के पास गीले पायदान पर गिर पड़ी। उनकी कोहनी छिल गई थी। वहां मौजूद हर शख्स तमाशबीन बना रहा।
किसी ने आगे बनकर उन्हें उठाने की जहमत नहीं उठाई। मैनेजर विक्रम अपनी टाई ठीक करते हुए बोला, साफ करो इस फर्श को और छिड़काव करवाओ, कैसी बदबू सी अजीब छोड़ गई है यह औरत। सुमित्रा देवी धीरे धीरे उठी। उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी झलक रही थी। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े, अपना थैला उठाया और बिना एक शब्द कहे बाहर निकल गई। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब उनके गालों पर बारिश की बूंदों के साथ आत्मसम्मान के आंसुओं का सैलाब भी था। वह दुकान के बाहर सीढ़ियों पर बैठ गई। उन्होंने अपनी थैली से एक पुराना सा मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ फ़ोन तुरंत उठ गया। सुमित्रा देवी ने बस इतना कहा, बेटा मैं राजघराना ज्वेलर्स के बाहर हूँ, मुझे घर ले चलो। उनकी आवाज़ में इतना दर्द था कि सुनने वाले का दिल फट जाए। अंदर शोरूम में सब कुछ सामान्य हो गया था। विक्रम दूसरे ग्राहकों को खुश करने में लगा था। करीब 10 मिनट बीते होंगे। अचानक शोरूम के बाहर गाड़ियों का एक बड़ा काफिला आकर रुका। 3 काली रंग की बड़ी लग्जरी गाड़ियां और उनके आगे पीछे पुलिस की जीप। हूटर की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। शोरूम के अंदर मौजूद लोग खिड़कियों से झांकने लगे। अरे यह किसकी गाड़ियां हैं, कोई मंत्री आया है क्या, ये एक ग्राहक ने पूछा। गाड़ियों से कई वर्दीधारी पुलिस वाले और काले सूट पहने बॉडीगार्ड्स उतरे। उन्होंने बीच वाली गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उसमें से एक रौबदार शख्सियत बाहर निकली। वह शहर के सबसे बड़े उद्योगपति और समाजवेत्ता दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह का नाम सुनते ही बड़े बड़े अधिकारियों की कुर्सी हिल जाती थी। उनके चेहरे पर एक गंभीर गुस्सा था। वह सीधे उस जगह गए जहां सुमित्रा देवी सीढ़ियों पर बैठी थी। दिग्विजय सिंह ने घुटनों के बल बैठकर सुमित्रा देवी के पैर छुए और फिर उनका हाथ अपने हाथों में लेकर रुंधे गले से बोले, माँ आप यहाँ बारिश में क्यों बैठी हैं, और यह कहा आपकी कोहनी पर चोट कैसे लगी, आपने ड्राइवर को क्यों नहीं भेजा, आप खुद ऑटो से यहाँ क्यों आ गई। यह दृश्य देखकर शोरूम के कांच के दरवाजे के पीछे खड़े विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जिसे भिखारी समझकर धक्के मार रहा था, वह शहर के सबसे अमीर आदमी की माँ थी। दिग्विजय सिंह ने अपनी माँ को सहारा देकर उठाया। सुमित्रा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस दुकान की तरफ इशारा किया। दिग्विजय सिंह की आंखों में अंगारे दहक उठे। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर सीधे शोरूम के अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे पुलिस कमिश्नर और उनके बॉडीगार्ड्स का हुजूम था। शोरूम में अब पिन ड्रॉप साइलेंस था। वही सेल्स गर्ल जो कुछ देर पहले नाक सिकोड़ रही थी, वह थर थर काँप रही थी। विक्रम पसीने से लथपथ होकर आगे आया। उसने हकलाते हुए कहा, सर आप, क्या सौभाग्य है हमारा, आइए सर बैठिए, क्या सेवा करूं। दिग्विजय सिंह ने विक्रम की तरफ देखा भी नहीं। उन्होंने अपनी माँ को एक कुर्सी पर बैठाया और फिर विक्रम की ओर मुड़े। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें तूफान से पहले वाली खामोशी थी। उन्होंने पूछा, मेरी माँ को धक्के मारकर किसने निकाला। विक्रम की जुबान तालू से चिपक गई। उसने झूठ बोलने की कोशिश की, सर वो हमें नहीं पता था कि आपकी माता जी हैं, इनका हुलिया मतलब इनके कपड़े थोड़े साधारण थे तो हमें लगा कोई भीख मांगने। दिग्विजय सिंह ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। कपड़े, तुम इंसान की पहचान कपड़ों से करते हो। यह वो देवी है जिन्होंने अपनी पुरानी साड़ियाँ पहनकर और अपना पेट काट कर मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं यह पूरा शहर खरीद सकता हूँ, और तुम कहते हो कि इनका हुलिया खराब है। दिग्विजय सिंह ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। हेलो मिस्टर मेहता, मैं दिग्विजय बोल रहा हूँ। राजघराना ज्वेलर्स वाली बिल्डिंग का लीज एग्रीमेंट अभी के अभी कैंसिल करो, और हाँ, इनके मालिक को फ़ोन करो कि अगले 24 घंटे में मुझे यह दुकान खाली चाहिए। मेरी माँ का अपमान करने वालों को मैं अपनी ज़मीन पर एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनते ही विक्रम के पैरों से जान निकल गई। वह वही घुटनों पर गिर पड़ा। सर दया कीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी, मालिक मुझे बर्बाद कर देंगे। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। वह घसीटते हुए सुमित्रा देवी के पैरों की तरफ बढ़ा। कहानी के इस रोमांचक मोड़ पर अगर आपको भी लगता है कि घमंड का सिर हमेशा नीचा होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में माँ लिखना न भूलें। सुमित्रा देवी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उनका दिल एक माँ का था जो कभी अपने बच्चों को और न ही दूसरों को तड़पते देख सकती थी। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, दिग्विजय रुक जा, इसकी नौकरी लेने से मेरा अपमान कम नहीं हो जाएगा। इसे बस यह समझा दे कि इंसान की कीमत उसकी जेब से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। दिग्विजय सिंह ने अपनी माँ की बात सुनकर फ़ोन काट दिया। उन्होंने विक्रम को कॉलर से पकड़कर खड़ा किया और कहा, मेरी माँ की दयालुता ने आज तुम्हें बचा लिया, लेकिन याद रखना, आज के बाद अगर किसी गरीब या साधारण दिखने वाले इंसान के साथ तुमने बदतमीजी की तो इस शहर में तुम्हें भीख मांगने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। फिर दिग्विजय सिंह ने उस सेल्स गर्ल की तरफ इशारा किया, और तुम जाओ वो हार लेकर आओ जो मेरी माँ देखना चाहती थी। सेल्स गर्ल भागते हुए गई और कांपते हाथों से वह हार लेकर आई। सुमित्रा देवी ने हार को हाथ में लिया, उसे प्यार से देखा, फिर उन्होंने उसे वापस काउंटर पर रख दिया। सब हैरान थे। दिग्विजय ने पूछा, क्या हुआ माँ, आपको पसंद नहीं आया। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पसंद तो बहुत है बेटा, लेकिन जिस जगह पर इंसान की परख सोने चांदी से होती है, वहाँ से मैं अपनी पोती के लिए सगुन नहीं ले जा सकती। ऐसी जगह का आभूषण मेरे घर की लक्ष्मी के गले में शोभा नहीं देगा। चलो हम किसी छोटी दुकान से खरीद लेंगे।
मिलेंगे जहाँ ग्राहकों को भगवान समझा जाता है, भिखारी नहीं। सुमित्रा देवी उठी और अपने बेटे के साथ बाहर निकल गई। उनके पीछे पीछे उनका पूरा काफिला भी चला गया। शोरूम में सन्नाटा पसरा था। हार काउंटर पर ही रखा था। लेकिन उस दिन राजघराना ज्वेलर्स ने सिर्फ एक ग्राहक नहीं खोया था, बल्कि अपनी पूरी साख खो दी थी। मैनेजर विक्रम और बाकी स्टाफ को समझ आ चुका था कि अमीरी का दिखावा करना आसान है, लेकिन अमीरी बचाना और विक्रम बने रहना बहुत मुश्किल। उस दिन के बाद शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई। उस शोरूम की बदनामी हुई और धीरे धीरे ग्राहकों ने वहां जाना कम कर दिया। वहीं सुमित्रा देवी ने उस घटना के बाद एक मुहिम शुरू की, जिसमें उन्होंने शहर के सभी बड़े शोरूम्स के कर्मचारियों के लिए व्यवहार कुशलता की ट्रेनिंग अनिवार्य करवाई। निष्कर्ष, मोरल। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी की वेशभूषा या आर्थिक स्थिति देखकर उसका आकलन कभी नहीं करना चाहिए। समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। जो आज फटे कपड़ों में है वह कल आपका भाग्य विधाता हो सकता है। असली अमीर वह नहीं जिसके पास दौलत है, असली अमीर वह है जिसके पास संस्कार और विनम्रता है। घमंड एक ऐसा जहर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है और अंत में उसे बर्बाद करके ही छोड़ता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह सीख सब तक पहुंच सके। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।